इनसे आप कैसे डील करें। मैंने जस्ट बताया कि कई बार ओवर थिंकिंग से आप शुरू करते हैं, ये धीरे धीरे वरी में बन जाती है, वरी धीरे धीरे एंग्जाइटी में बन जाती है, एंग्जाइटी धीरे धीरे कोई मीनिया, पैनिक अटैक, फोबिया में बदल जाती है, कई बार यही एक डिप्रेशन का रूप लेने लगती है, ओसीडी में बदल जाती है। तो देखें जरा कि इसको कैसे डील करें, लेकिन उससे पहले एंग्जाइटी कैसे हमारे अंदर पैदा होती है और है क्या, जरा इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। एंग्जाइटी की वैसे बहुत कुछ आप बात कर सकते हैं एंग्जाइटी पे, लेकिन सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो एंग्जाइटी बेसिकली क्या है, द अनवांटेड सेंसेशंस इन योर बॉडी। जब आप अपने शरीर के अंदर अनवांटेड सेंसेशंस देखते हैं और फिर उन अनवांटेड सेंसेशंस पे ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने लगते हैं, तो ये एंग्जाइटी की स्थिति बन जाती है। यस और नो, कि कुछ अनवांटेड आपके शरीर में है एंड सम यू स्टार्ट रिएक्टिंग टू दैट अनवांटेड थिंग। कुछ अनवांटेड आपके अनवांटेड सेंसेशन या अनवांटेड फीलिंग चल रही है जहां पे आपको एक लैक ऑफ कंट्रोल महसूस हो रहा है, एज इफ द थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ माय कंट्रोल। एंजाइटी अलग अलग तरीके से आपकी बॉडी में एक्सप्रेस हो सकती है। कभी ये एक्सप्रेस होगी लाइक अ सफोकेशन इन योर थ्रोट, जैसे कि आपके गले में कुछ सफोकेशन हो रहा है, तो कई बार ये गले में सफोकेशन की तरह आएगी। कई बार ये चेस्ट पे हैवीनेस की फॉर्म में आएगी। कई बार रहेगा कि पूरा हेड में हैवीनेस लेकर के आ जाएगी। कभी स्क्वीजिंग इन द स्टमक, आप कहते हैं बटरफ्लाई इन द स्टमक जो कहते हैं, वो जो स्टमक के अंदर स्क्वीजिंग होती है, कई बार ये उस स्क्वीजिंग की फॉर्म में आपके अंदर आ जाएगी। तो एंजाइटी दो प्रकार की है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट एंजाइटी है जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको है, बस जैसे आपको स्टेज पे जाना है, स्टेज पे जाने से पहले दिल की धड़कन बढ़ रही है, बटरफ्लाई इन द स्टमक हो रहा है, स्क्वीजिंग हो रही है, दिस इज कम्प्लीटली ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अक्यूट सिचुएशनल होती है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आती है, चली जाती है, आपको कॉज भी क्लियरली पता है और थोड़ी देर में वो सेटल भी हो जाती है। तो एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है आपका और उससे पहले एक डर लग रहा है अंदर, राइट? कोई कई बार अवार्ड मिलने वाला है, कोई अच्छी बात होने वाली है, उससे पहले भी हो सकता है एंग्शियसनेस आ जाती है आपके अंदर, राइट? कई बार एग्जाम में आप पेपर लिखने जा रहे हैं, उस टाइम पे आ सकती है। तो acute एंजाइटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर्टिकुलर कभी कभार किसी सिचुएशन में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी होती क्रोनिक। क्रोनिक एंजाइटी इज अ प्रॉब्लम। क्रोनिक ऐसी है कि जो रेपिटेटिव है, कई बार एकदम से रात को नींद फूट गई है और एकदम से दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, पसीने छूटे हुए हैं, बिना किसी बात के भी सफोकेटेड फील कर रहे हैं, एंड इट इज बिकम अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्रोनिक एंजाइटी में भी सबसे ज्यादा हेल्थ एंजाइटी बहुत ज्यादा लोगों के अंदर है। हेल्थ एंजाइटी समझते हैं आप? हेल्थ एंजाइटी जो अपनी हेल्थ को लेकर के जो एंशियसनेस है, कहीं कोई बॉडी में सेंसेशन आया, उस सेंसेशन को पकड़ करके एम्पलीफाई कर लिया उसको, राइट? कि मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, मुझे कहीं ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मुझे कहीं वो बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कॉन्स्टेंटली। छोटी छोटी बातों पे एम्पलीफिकेशन, मतलब बॉस ने हल्का सा डांट दिया है, ऊंची आवाज में बात कर दी और ये एंग्शियस है, बॉस ने डांट दिया, यानी कि अब क्या होगा, ऐसा लगता है कि अब तो जल्दी फायर भी कर देगा मुझे, फायर कर दिया तो फिर बाद में नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली गई तो तनख्वाह नहीं आएगी, तनख्वाह नहीं आएगी तो क्या होगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, घर की ईएमआई कैसे जाएगी, गाड़ी की ईएमआई कैसे जाएगी, घर नीलामी में चला जाएगा, बच्चों को स्कूल छुड़वाना पड़ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जा करके खुद मेरे को मर ही जाना पड़ेगा, कहीं मैं सुसाइडल तो नहीं हो जा, ये कैटास्ट्रोफाइज कर देता है पूरा। तो जब आप क्रोनिक एंजाइटी में हैं, तो क्रोनिक एंजाइटी वाला इंसान मतलब कोई भी टॉपिक लेकर के उसको पूरा एंग्शियसनेस में बदल सकता है।
तो बहुत सारे लोगों को हेल्थ से रिलेटेड जो एंजाइटी है वो बहुत ज्यादा रहती है, कि रेगुलरली कोई सेंसेशन को पकड़ करके और उस सेंसेशन पे पूरा एंटेंगलमेंट ले लेते हैं, पकड़ गुच्छा बना लेते हैं उसके साथ में। तो बेसिकली एंजाइटी क्या है कि आप किसी चीज पे ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रहे हैं, किसी सेंसेशन पे, किसी ट्रिगर पे ऑटोमेटिकली आप रिएक्ट करते जाते हैं। तो देखें जरा ये कैसे वर्क करती है, हल्का सा मैं विजुअली आपको रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए बेसिकली डिसीज क्या होती है कि जब हम आपकी जो बॉडी है वो अपना सिस्टमिक बैलेंस खो देती है ना। हम सबका एक सिस्टमिक बैलेंस है कि इतने सारे सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे अंदर, और एंडोक्राइन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सो मेनी सिस्टम्स आर देयर, राइट। तो जब आप एक हेल्थ में, मतलब क्या है कि आपकी बॉडी ने अपना सिस्टमिक बैलेंस बनाया हुआ है, सर्कुलेटरी भी अच्छा चल रहा है, स्केलेटल भी अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अच्छा है, एंडोक्राइन सिस्टम भी अच्छा चल रहा है, राइट। नहीं, जैसे कार है, कार के अंदर कितने सारे सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, फ्यूल सिस्टम है, राइट। देन मशीन्स हैं, मूवमेंट्स हैं, राइट। तो इतने सारे, पूरी एक वायरिंग का सिस्टम अलग से डाला हुआ है, फिर फ्यूल का सिस्टम इंजन के साथ में जुड़ा हुआ वो अलग सिस्टम चल रहा है, राइट। देन मोशन का सिस्टम एक अलग बना हुआ है। तो एक कार बहुत सारे सिस्टम से बनी हुई है, राइट। तो अगर आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दिक्कत आ जाए तो भी गाड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी, फ्यूल सिस्टम में दिक्कत आ जाए तो भी गाड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो वैसे आपकी मशीन भी तो अलग अलग सिस्टम से बनी है। ये जो सिस्टमिक बैलेंस है, ये जो अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम के लिए बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स बने हुए हैं, ग्लैंड्स बने हुए हैं, नर्वस वायर्स लगे हुए हैं जो इस पूरे सिस्टम को काम करते हैं। तो आपका नर्वस सिस्टम है, आपका पास में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं। ये सारे सिस्टम्स जब अपनी ऑप्टिमल स्टेज पे काम कर रहे होते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, एक ऑप्टिमल हेल्थ को हम एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये जो चीजें, इन्हें दो चीजें मैनेज कर रही हैं, आपका कॉन्शियस और आपका मेटा कॉन्शियस। ये दो इसे मैनेज कर रहे हैं। अब होता क्या है कि आप कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट से डेटा लेते रहते हैं, आपके पास में आंख है, आपके पास में नाक है, आपके पास में टंग है, आपके पास में कान है, और आपके पास में टच है। तो कॉन्स्टेंटली क्या है कि ये जो डेटा है, ये डेटा कॉन्स्टेंटली रिसीव होकर के आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस में फीड हो रहा है। अब होता क्या है कि ये जब आपको फीड करते हैं डेटा, किस डेटा से आप मेटा कॉन्शियस में जब ये डेटा जाता है, तो आपका बॉडी और आपका माइंड कॉन्स्टेंटली एक एक्शन रिएक्शन में, ये आंखें हो गई, ये नाक हो गया, ये टेस्ट हो गया, ये कान हो गए। अब आप जब भी कोई डेटा ले रहे हैं, वेन एवर यू आर टेकिंग डेटा ऑन योर सेंसेस, यू आर पासिंग सिग्नल टू योर बॉडी। आप अपनी बॉडी को सिग्नल भेज रहे हैं। सपोज कि आपने कोई टाइगर देखा, कोई डेंजरस सिचुएशन देखी, डेंजरस सिचुएशन देखते ही जो आपका ये हार्ट बीट है, ये हार्ट को तेज कर देगा, एंडोक्राइन सिस्टम्स अगर हैं तो उनको एक्टिवेट कर देगा, तो आपकी बॉडी को एक रिएक्शन देगा, आपकी बॉडी को एक सिग्नल देगा। अब पता है क्या होता है, ये बॉडी फिर सिग्नल देती है आपके ब्रेन को, ये दोनों एक्शन रिएक्शन में रहते हैं। तो हुआ क्या कि आपने हल्का सा हार्ट पे या कहीं पे एक सेंसेशन लिया, या फिर बाहरी कोई ट्रिगर आपको मिला, ये ट्रिगर लेते ही आपके ब्रेन ने सिग्नल भेजा आपके शरीर के अंदर, शरीर ने रिस्पॉन्ड किया, मे बी हार्ट बीट को बढ़ा करके, स्क्वीजिंग को लेके, सफोकेशन को लेकर के, अलग अलग तरीके से इसने रिस्पॉन्ड किया, स्वेटिंग चालू हो गई है, राइट। आवाज हल्की सी कांपने लगी है, पैर हल्के से शिवर करने लगे हैं। तो आपने इनपुट लिया और इस इनपुट ने बॉडी में एक्शन डाला और बॉडी ने रिएक्ट किया। अब ये जो बॉडी का रिएक्शन है, नाउ दिस विल गो एज एन इनपुट टू योर ब्रेन। अब आपकी हार्ट बीट बढ़ी है तो नाउ आपके ब्रेन के अंदर ये बढ़ी हुई हार्ट बीट क्या कर रही है, फीडबैक दे रही है। नाउ बॉडी इज सेंडिंग सिग्नल बैक टू योर ब्रेन। अब बढ़ी हुई हार्ट बीट
और आपके शिविर करते हुए लेग्स, कांपती हुई आवाज, ये सब क्या कर रहे हैं, वापस फीडबैक दे रहे हैं आपके ब्रेन को। अब ये फीडबैक क्या कर रहा है, वापस बॉडी को बता रहा है कि हम थ्रेटफुल सिचुएशन में हैं। तो अब क्या हो गया है, अब आपका बॉडी और आपका जो माइंड है, ये दोनों एक ऑटोमेटिक लूप में चले गए हैं। आपका कोई कॉन्शियस कंट्रोल अब इस पे नहीं रहा, यानी कि कॉन्शियस माइंड अब बिल्कुल साइड हो गया है। आपका जो सबकॉन्शियस और आपकी बॉडी एक एक्शन रिएक्शन लूप में जा चुके हैं। तो जो माइंड है इनपुट को बॉडी पे रिएक्ट करा रहा है, बॉडी के जो रिएक्शन है उसको इनपुट लेकर के माइंड फिर रिएक्ट कर रहा है, और अब आप इस लूप में फंस चुके हैं। इसलिए शुरुआत में जब एंजाइटी चलती है, हल्का हल्का आपको कंट्रोल रहता है, आप लॉजिक लगाने का प्रयास करते हैं, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं सेफ हूँ, ये हूँ, ये तो मेरा ख्याल है, बस ये है वो है। आप ट्राई करते हैं शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक होता जाएगा। और इसे क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी माइंड के बीच में वो नर्व्स के जरिए कम्युनिकेशन हो रहा है, जिस कम्युनिकेशन में आपका कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं रहा है। क्लियर है जी? नाउ एंजाइटी का अगर फंडामेंटल देखें, या टेक्निकल किताबों में ना जाएं, अगर हम फंडामेंटली देखें एंजाइटी को, तो एंजाइटी बेसिकली पता क्या है, जब आपने अपने मन के फिक्शन को, अपनी नैरेटिव को, अपनी स्टोरी को ज्यादा रियल समझ लिया है रियलिटी से। यस और नो? इट मीन्स व्हाट माइट हैपन हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट इज हैपनिंग। जहां पे भी एंजाइटी है, आप यही चीज देखेंगे, दैट समहाउ द स्टोरी इन योर हेड, आपके हेड में जो स्टोरी चल रही है, आपके हेड में जो रीजनिंग चल रही है, आपके हेड में जो सिनारियोस चल रहे हैं, जो नैरेटिव चल रहे हैं, समहाउ आपको लगता है कि ये ज्यादा रियल है एज कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। कितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्योंकि देखिए बायोलॉजिकल बेसिस तो सब पता है कि एमिगडाला एक्टिवेट हो गया, थ्रेट, वो सब मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। आज थोड़ा और इंक्लूसिव होलिस्टिक लेवल पे इसको समझते हैं। तो ज्यादातर समय क्या होगा कि जब भी आप एंग्शियस हैं, समहाउ the thoughts or narratives or stories in your head will become more important than what is happening. What might happen becomes more important than what is happening. What if becomes more important than what is. What if I fail? What if I am rejected? What if I will die of this disease? What if sensation will convert into this symptom and then I will have this problem? What if I am paralyzed? What if my loved one will die? What if I will die? ये सिनारियोज जो हैं, आपके इंटरनल मेंटल सिनारियोज जो हैं, ये सिनारियोज ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। बेसिकली एंजाइटी इज कमिंग बिकॉज वी आर रिजेक्टिंग द रियलिटी। ठीक है? तो शुरुआती दिनों में लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाती है, तो अब ये कंट्रोल में आना बंद हो जाती है। और अब एक और फैक्टर है जो आपकी एंजाइटी को बढ़ाता है, वो पता है क्या है? एज अ ह्यूमन बीइंग वी लाइक टू बी इन कंट्रोल। हमें कंट्रोल पसंद है। और अब जब आपको लगता है कि माई बॉडी इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, मेरी बॉडी मेरे से कमांड नहीं ले रही है, ये अपने आप कुछ कर रही है, नाउ दिस will increase your anxiety. This will start converting your anxiety into panic attack or mania. आप देखते हैं कि फोबिया के केसेस के अंदर लोग सपोज एरोप्लेन में बैठे हैं और सडनली एक सफोकेशन की फीलिंग आई है। और सफोकेशन की फीलिंग क्या हुई, पहले तो क्लेस्ट्रोफोबिक थे कि एनवायरनमेंट ऐसा था कि थोड़ा सा छोटा प्लेन है सपोज, उसमें बैठ गया ये बंदा,
तो इसको एक इन्फॉर्मेशन गई, इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस में गई, उसने बॉडी में एक सिम्टम पैदा किया कि सफोकेशन का सिम्टम। अब ये सफोकेशन का सिम्टम कहाँ गया, वापस माइंड में गया, और इसने कहा कि अब मैं थ्रेट में हूँ। तो अब ये थ्रेट में जाकर के इसने वापस कम्युनिकेट किया, थोड़ा और सफोकेशन, अब ब्रीदिंग में भी थोड़ी इश्यू होने लगी, अब थोड़ी बेचैनी भी होने लगी। अब दिमाग क्या कहने लगा, अब लगता है कि मैं स्क्वीज हो जाऊंगी या मैं स्क्वीज हो जाऊंगा, लगता है कि अब मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा, अब ये लोग क्या कहेंगे, लोगों के सामने कहीं मैं चिल्ला नहीं दूं, लोगों के सामने कहीं बॉडी शिविर ना करने लगे, लोगों के सामने में कहीं ये सब इसके अंदर चल जाएगा। नाउ द हाइपोथेटिकल सिनारियोज विल बिकम, जबकि so many people are sitting, they are doing their work, they are not having any kind of such experience, reality is totally different, but in your head, this scenario in your head has become more real than what is happening in your present moment, right? So basically आप देखें अपने आपके फ्यूचर में ना, फ्यूचर इज बेसिकली अ मैथमेटिकल फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटी। फ्यूचर क्या है, एक प्रोबेबिलिटी फील्ड है, जिस फील्ड में जितनी भी मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। एवरीथिंग एग्जिस्ट एज प्योर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सब कुछ। अब जब आप एक वरी ओरिएंटेड इंसान हो जाते हैं जो हर चीज में चिंता कर रहा है, ओवर थिंकिंग और वरी में डिफरेंस क्या है देखें। ओवर थिंकिंग में इंसान कुछ भी सोच रहा है, वो पॉजिटिव भी सोच सकता है, नेगेटिव भी सोच सकता है, अनरिलेटेड चीजें भी सोच सकता है, कुछ भी उसका चल रहा है, राइट। तो नेचर अलग है ओवर थिंकिंग और वरी में। वरी कब बन जाती है चीज जिसकी वजह से ये एंक्शसनेस प्रोड्यूस होती है, जो एंक्शसनेस को फीड करती है। कि आप देखें कि आपका जो फ्यूचर है, ठीक है, सपोज दिस इज योर प्रेजेंट मोमेंट एंड दिस इज द फ्यूचर। तो आपका जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर समझिए कि एक फील्ड है जिस फील्ड में जितनी भी संभावनाएं हैं वो संभावनाएं संभावनाएं एग्जिस्ट करती हैं। ये संभावनाएं पॉजिटिव भी हैं, क्या क्या सही आपके साथ हो सकता है इस दुनिया में वो भी उसमें एग्जिस्ट करता है, और क्या क्या गलत हो सकता है आपके साथ में वो भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सो आपके फ्यूचर में ऑल द पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, पॉजिटिव नेगेटिव आपके रेफरेंस में रहेगी, यानी कि जो आप रेजोनेट करते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद है, उन्हें हमने पॉजिटिव कह दिया, जो आपको नुकसान दे सकते हैं वो नेगेटिव हो गई। तो क्वांटम फील्ड में एज अ प्रोबेबिलिटी वेव सारे सिनारियोज एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप चिंता में हैं, जब आप वरी कर रहे हैं, तो वरी के केस में आप क्या करते हैं, आप सिलेक्टिवली आपकी कॉन्शियसनेस इन सिनारियोज में से नेगेटिव सिनारियोज को सिमुलेट करने लगती है। तो आपका फ्यूचर का जो मैथमेटिकल फील्ड है, इसमें से क्या क्या नेगेटिव हो सकता है, भले ही वो कम प्रोबेबिलिटी वाला हो, भले ही उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी इट इज इट इज simulating all the negative scenarios what might go wrong with me. You are simulating the negative scenarios. Okay, what is visualization, दोनों में अंतर क्या है, फिर विजुअलाइजेशन क्या होता है। बाय नेचर सिर्फ प्रोसेस का डिफरेंस नहीं है, चिंता और विजुअलाइजेशन में प्रोसेस का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नेचर का डिफरेंस है। नेचर क्या है, जब आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए, तो देयर यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दीज सिनारियोज फ्रॉम योर पॉसिबिलिटी फील्ड, यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव सिनारियोज। सो व्हेन यू सेलेक्टिवली प्रोजेक्ट योर इंटेंशन, जब आप अपनी इंटेंशन को पॉजिटिव सिनारियोज में प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप इसे विजुअलाइजेशन कह देते हैं। लेकिन आप अगर नेगेटिव सिनारियोज में कर रहे हैं तो दिस विल बिकम वरी। Now this worry will give feedback to your body, then body will produce symptoms. These symptom will again act as an input in your nervous system, and then you will get into a loop. तो यानी कि एंजाइटी से डील करना है तो वरी से डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है सभी को? ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया? और ओवर थिंकिंग में क्या होता है, कभी पॉजिटिव पे, कभी नेगेटिव पे, कभी रैंडम ओवर थिंकिंग, मतलब किसी कोई छोटा सा टॉपिक है उस पर कोई सोचने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप सोचे जा रहे हैं। राइट? मतलब सिंपल सी, आपको एक कपड़ा पहन के गए थे, किसी ने हल्का सा बोल दिया कि यार ये कलर तुम पे सूट नहीं कर रहा, अब ये बैठ करके सोच रहा है, बस चिंता नहीं कर रहा, मगर सोच रहा है यार ली तो बढ़िया थी, कहीं बढ़िया गलत तो नहीं ले लिया, मुझे तो देखा था दो लोगों ने तो बढ़िया बोला, ये एक ने खराब कैसे बोल लिया। ये ओवर थिंकिंग का नेचर है। यानी कि चीजें, वो चीजें जो इतनी कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उन पे भी आप सोचे जा रहे हो। राइट? कभी पॉजिटिव भी सोच रहे हो, कभी नेगेटिव भी सोच रहे हो, दोनों चलता जा रहा है। विजुअलाइजेशन में आप, क्रिएटिव इमेजिनेशन में आप सेलेक्टिवली पॉजिटिव सिनारियोज को सिमुलेट करती है आपकी कॉन्शियसनेस, लेकिन वरी में वो आपके मैथमेटिकल फील्ड में से क्या क्या नेगेटिव सिनारियोज हैं, उन सिनारियोज को सिमुलेट करना शुरू कर देती है। और ये सिमुलेशन क्या करेगा, जब आप ऑब्वियसली जब आप नेगेटिव सिनारियोज को सिमुलेट करोगे तो व्हाट विल हैपन, हमारा दिमाग क्यों नेगेटिव पे जल्दी जाता है, क्योंकि हमें सर्वाइवल के लिए प्रोग्राम्ड है हम लोग, राइट? तो जब आप नेगेटिव सिनारियो देख रहे हो तो बॉडी विल, आपका जो अवेयरनेस है वो तुरंत उस नेगेटिव सिनारियो पे चली जाएगी, और वो नेगेटिव सिनारियो आपको शरीर के अंदर सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, ये वापस आपको देगा, तो एक फीडबैक लूप आप क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर इस लाइट में हम एंजाइटी को देखें तो क्या लगता है आपको, क्या सोल्यूशन है? यानी कि अगर हम समहाउ इस लूप को ब्रेक कर दें कि एक तो बाहरी इनपुट है, शायद उसे तो आप नहीं रोक पाओगे, सपोज बॉस ने ऊंची आवाज में आपको बोल दिया, या फिर आपने देखा कि आपके हस्बैंड आपको कम अटेंशन दे रहे हैं या कहीं और ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं, वो आपको अंदर रिश्तों में एंग्शियसनेस डाल रही है, राइट? तो कई बार बाहर का क्या है उसको बहुत बार आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम इस फीडबैक लूप को, बाहर का एक ट्रिगर आया और उस ट्रिगर पे आपने एक सिमुलेशन चालू किया और वो बॉडी में जा रहा है और बॉडी से वापस सिमुलेशन आ रहा है, तो इफ वी कैन ब्रेक द लूप, अगर हम लूप को ब्रेक कर दें तो आप देखेंगे कि आप एंजाइटी से बाहर आने लगेंगे। अब लोगों ने इतनी जलेबी बना रखी है एंजाइटी की, लेकिन इसका फंडामेंटल समझ करके अगर वहां पे काम कर लें, लोग इसका क्या बायोलॉजिकल बेसिस ट्रीट करना चाहते हैं, राइट? कि आपने गोली खाई जो आपको डोपामिन रिलीज करेगी, जिससे पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, तो वो क्या कर रहा है, एक गोली जो हम ले रहे हैं वो गोली क्या कर रही है, हमारी बॉडी के सिम्टम्स को सप्रेस ही तो कर रही है। यानी कि अब आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी रिलैक्स हो गई है, स्क्वीजिंग थोड़ी सी कम हो गई है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, दवाई आपके मन पे काम नहीं कर रही, दवाई शरीर पे काम करके शरीर के सिम्टम्स को दबा रही है ताकि आपका लूप ब्रेक हो जाए। राइट? तो क्या हम कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू? देखिए, जो लोग ऑलरेडी अगर मेडिसिन ले रहे हैं, आप अभी लेते रहें, ठीक है? कभी भी मेडिसिन एक साथ बंद ना करें, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की एक आदत हो गई है उस मेडिसिन की, एकदम से आप छोड़ेंगे तो विड्रॉल सिम्टम होंगे और आपको अपनी एंजाइटी बढ़ी भी लग सकती है, राइट? तो आज की क्लास में जो मैं आप लोगों को टेक्निक्स बताऊंगा, उन टेक्निक्स को पहले इंटीग्रेट करना शुरू करें अपनी लाइफ में। आप देखेंगे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको अपने आप ही नीड कम महसूस होने लगेगी। तो धीरे धीरे कम करते हुए, अगर दिन में 2 जा रही है तो पहले कुछ दिन दोनों ही लेते रहे और ये एक्सरसाइज भी करते रहे, फिर आप देखेंगे कि अब आपको 2 की जरूरत नहीं पड़ रही है, एक की ही जरूरत पड़ रही है, तो एक ले लें, और फिर लगता है कि अब एक की भी जरूरत नहीं है तो फिर उसको भी हटा दें। कभी भी फोर्स ना करें बॉडी को, ठीक है? बॉडी अपने एक नियमों पे चलती है, राइट? तो उसके नियमों से चलना जरूरी है। आप देखते हैं ना कि एक फल जब पक जाता है तो अपने आप नीचे गिर जाता है, पत्थर मारने की जरूरत नहीं है आपको। तो एक जेस्टेशन पीरियड है किसी चीज का, आपकी बॉडी का एक एक प्रोसेस है। हर इंसान की अडेप्टिंग पावर अलग अलग तरीके से हो सकती है। किसी को हो सकता है 1-2 महीने की प्रैक्टिस में ही कंप्लीटली मेडिसिन फ्री हो जाए, ऐसे भी लोग हुए हैं। कईयों को हो सकता है 3 महीने में हो जाए। लेकिन अगर आप जो मैं बता रहा हूँ उसको प्रॉपरली करेंगे तो आप मेडिसिन फ्री हो सकते हैं।
मगर कभी भी जोश में आकर के एक साथ कभी नहीं करना है, राइट? क्योंकि मेडिसिन भी आपको सपोर्ट करती है, मगर कई बार इनका इशू हो जाता है कि एडिक्टिव हो जाती है, तो फिर आपकी डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस पे। तो हमें वो डिपेंडेंसी नहीं लेनी है, ठीक है? बीपी का अगर आपको टेबलेट्स बोला है तो वो आप करते रहें, ठीक है, उसको आप रखें। अगर आपको जरूरत बढ़िया आप होते जाते हैं तो उस टाइम पे आप हटा सकते हैं, एकदम से कभी बंद ना करें। तो अभी एंजाइटी क्लियर है, ओवर थिंकिंग क्लियर है, वरी क्लियर है, राइट, कि ये कैसे बन रही है ये हमको क्लियर है। तो टेक्निक पे आ जाए। यस शालिनी, पैनिक अटैक क्या होता है कि जब एंजाइटी पूरी आपके कंट्रोल से बाहर चली गई, मैंने क्या कहा कि एंजाइटी में एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि जब तक आप उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं ना, तब तक तो सिर्फ ये फीडबैक ही है, जो कि एक ट्रिगर आया और फिर बाद में आपकी बॉडी और माइंड एक एक्शन रिएक्शन में एक फीडबैक लूप, इन्होंने बॉडी माइंड बॉडी को भेज रहा है, बॉडी माइंड को भेज रही है, दोनों अब आपस में ही चल रहे हैं, अब आपका कोई कंट्रोल ही नहीं रहा, ये अपने आप ऑटोमेटिक होती जा रही है, राइट? तो अब ये जब जितनी बार ऑटोमेटिक होने लगती है, ठीक है, जब ये ऑटोमेटिक होने लगती है तो अब आपके अंदर एक और इशू आने लगता है, वो है लूजिंग कंट्रोल, एंड दैट इज टू स्पेशली इन फ्रंट ऑफ पीपल। कई बार लोगों के सामने जब आप ग्रुप सिचुएशन में है तब एंजाइटी और ज्यादा बढ़ने लग सकती है, क्योंकि अब आपको आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से अब आपको ये डर और रहता है कि अभी लोगों के सामने मैंने अगर ऐसा बिहेव कर दिया तो क्या होगा। अब यहाँ पे आपकी एंजाइटी पैनिक अटैक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और एक्चुअली पैनिक अटैक जब आता है तो कई बार आप अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, कई लोगों का हाथ बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मुंह ऐसा हो जाता है, पैनिक अटैक में चिल्लाने लगते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, मतलब यू कंप्लीटली लूज कंट्रोल। कुछ साल पहले की बात है, हम सनबर्न के अंदर थे। सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल एक होता है, राइट? तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल में था। तो फेस्टिवल के बाद जब हम निकल करके जा रहे थे तो हमारे एक फ्रेंड थे जो कि बहुत ही लॉजिकल भी हैं, और मतलब आप देखें ना कि जब पैनिक अटैक होता है तो फिर वो लॉजिक नहीं चलता है आपका। तो वो एक अच्छे जाने माने फिल्म क्रिटिक भी हैं और बहुत लॉजिकल भी हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है, नाम तो ऑफ कोर्स मैं नहीं ले सकता यहाँ पे। लेकिन उनको ये पैनिक अटैक आया वहां पे, उनका हाथ यूं रह गया, वो एक ही बात करे, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, आई एम गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू डाई, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे लेकर के जाओ फटाफट। ऑफ कोर्स थोड़ा सा पी लिया था उन्होंने, वो भी एक पॉइंट था। लेकिन अब जब डॉक्टर के गए, ड्रिप्स वगैरह चढ़ी सब करके, और डॉक्टर ने उसको ठीक करा, बाहर आए, तो फिर मैंने उनको समझने का प्रयास किया कि इतना लॉजिकल बंदा इतना कुछ कैसे उसमें आ गया। तो वो कह रहे थे कि जब उस मोमेंट में मैं जा रहा था, थोड़ी थोड़ी हार्ट बीट बढ़ रही थी और ऐसा पसीना सा स्वेटिंग सी हो रही थी, उस मोमेंट पे मेरी एक मेमोरी ट्रिगर हो गई। उनकी एक मेमोरी थी उनकी फ्रेंड के साथ में, जिनकी फ्रेंड को ऐसा कुछ हार्ट रिलेटेड इशू आया था, और उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए वो, और डॉक्टर ने कहा कि अगर आप 5-10 मिनट भी लेट इसको ले आते तो इसकी जान जा सकती थी। तो उनको वो मेमोरी आ गई कि अगर मैं भी 5-10 मिनट लेट हो गया तो मेरी भी जान सकती है। नाउ दैट नैरेटिव बिकम सो रियल इन फ्रंट ऑफ हिम। दैट्स व्हाई मैंने आपसे कहा कि बेसिक एंजाइटी का पता है क्या है, व्हेन व्हाट माइट हैपेंस बिकम योर रियलिटी। क्लियर है जी? एक और चीज यहाँ पे ध्यान दें, तो एंजाइटी को जब हम कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पे मेन चीज सबसे पता है क्या है,
कंट्रोलिंग योर अवेयरनेस, अपनी अवेयरनेस पे आप कंट्रोल लेने का प्रयास करें, अपने सिम्टम पे नहीं, अपने विचारों पे भी नहीं। पीपल दे वांट टू एंगेज विद द थॉट, ठीक है, दे विल से पॉजिटिव थिंग्स एंड नो नो ये नहीं हो रहा मेरे साथ में, ऐसा नहीं है, मैं आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, ऑल इज वेल, इट्स ओके, दे आर वेरी बेसिक थिंग्स एंड इनिशियल लेवल पे काम कर सकती हैं, मगर लॉन्ग टर्म पे ये काम नहीं करेंगी। तो आपको क्या क्या टेक्निक्स करनी है? सबसे पहली टेक्निक क्या है? कन्वर्ट योर व्हाट इफ इनटू व्हाट इज। अपने व्हाट इफ को कहाँ पे लाना है? व्हाट इज में लाना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखें, इसको थोड़ा डीप में आपको समझाता हूँ कि आपकी जो अवेयरनेस है, बेसिकली माइंड कंट्रोल जैसी कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। ये सबसे बड़ा मिथ है लोगों के अंदर कि मुझे मेरा माइंड कंट्रोल करना है। माइंड, देखिए, आपका सर्टेन प्रोसेस और प्रोग्रामिंग में चलता है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, वो वैसे ही करेगा। मगर आप जो कंट्रोल कर सकते हैं, जब हम बात कर रहे हैं माइंड कंट्रोल की, तो बेसिकली हम पता है क्या मीन कर रहे हैं? कंट्रोलिंग योर अवेयरनेस। आपको अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करना है, आपको अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करना है। विचार तो एक सर्टेन एल्गोरिदम के जरिए अगर इनपुट मिला है तो आपके शरीर में, आपके ब्रेन में चलने वाले एल्गोरिदम्स विचार प्रोड्यूस करेंगे, वो काम है। लेकिन आपको अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करना है, आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करना है, आपको कंट्रोल करना है अपनी अवेयरनेस को। कोई भी, क्योंकि कोई भी चीज आपकी एक्सपीरियंस में तभी आ सकती है जब आपकी अटेंशन में आए वो, यानी कि जब आपकी जो अवेयरनेस है उसके साथ में एंटेंगल होगी, उसके साथ में मिक्स होगी, तभी आप उसके बारे में अवेयर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में एक नेगेटिव थॉट प्रोड्यूस हुई, तो नेगेटिव थॉट प्रोड्यूस होते ही आपकी अवेयरनेस कहां चली गई? उस नेगेटिव थॉट में चली गई। नाउ योर कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट ऑन द नेगेटिव थॉट। जहां पे आपकी अटेंशन जाती है वहां पे पता है क्या होता है? आपका ब्रेन अपनी सारी कॉग्निटिव रिसोर्सेज को वहां पे लगा देता है। कॉग्निटिव रिसोर्स क्या है? आप कोई एनालाइज करना, या फिर अपने पुराने एक्सपीरियंस से एसोसिएट करना, उसे रिलेट करना। यानी कि जहां पे आपकी अटेंशन जाएगी, अटेंशन जाने का मतलब है कि वहीं पे आपके कॉग्निटिव रिसोर्सेज पहुंच जाएंगे। क्लियर है जी? तो सपोज एक नेगेटिव थॉट आया, तो उस नेगेटिव थॉट ने आपकी, वो ट्रिगर है एक, और उस ट्रिगर ने आपकी अवेयरनेस को खींच लिया अपनी तरफ, आपकी कॉन्शियसनेस को खींचा वहां पे। कॉन्शियसनेस वहां गई, यानी कि अब आपका लॉजिक, आपकी थॉट, आपकी रीजनिंग, सब कुछ वहां पे गया। आपका पेन, प्लेजर, एवरीथिंग, सिनारियो क्रिएशन, सिमुलेशन, जो भी आप कर सकते हैं वो सब वहां पे गया। एंड नाउ यू विल इंगेज। अब आप अपनी मेमोरी को वहां पे लगाएंगे। हो सकता है उस नेगेटिव थॉट से जुड़ी जो पुरानी आपकी जितनी भी मेमोरीज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो अब रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, उसके साथ वो ट्रिगर होने लगेंगे। क्लियर है जी? तो हमें पता है क्या करने की जरूरत है? आपको उस थॉट से लड़ने की जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा शॉर्टकट है वो पता है क्या है? कि उस थॉट से लड़ो मत। अगर आप समहाउ अपनी अवेयरनेस को खींच सकते हो, और उस अवेयरनेस को कभी भी आप बिना ऑब्जेक्ट के अवेयरनेस को नहीं खींच सकते। लोग कहते हैं कि उसको इग्नोर कर दो, नहीं। आप अवेयरनेस को खींच नहीं सकते किसी ऑब्जेक्ट में से, आपको उसे दूसरा ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, तब आपकी अवेयरनेस शिफ्ट होगी। और वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ज्यादा पावरफुल ट्रिगर होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग ट्रिगर है उससे। फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा गहरा टॉपिक है, और ये मेरी रिसर्च का टॉपिक भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा, आप मेरा एक्साइटमेंट देख सकते हैं इसको बताने के प्रति। तो आप ध्यान दें कि सपोज आप एक पिक्चर हॉल में बैठे हैं, और पिक्चर हॉल में बैठ करके मूवी देख रहे हैं। आपका पूरा ध्यान कहाँ है? आपकी कॉन्शियसनेस किस चीज से एंटेंगल्ड है? आप जो मूवी देख रहे हैं उस मूवी से एंटेंगल्ड है आप कंप्लीटली। वहां पे जो चल रहा है, वहां से जो भावनाएं आ रही हैं, आप उसी से जुड़े हुए हैं। आजू में कोई आ रहा है, जा रहा है, बैठा है, आपका ध्यान वहां पे नहीं है, बिकॉज योर कॉन्शियसनेस इज कंप्लीटली इनटू दैट मूवी।
अब आपकी कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को उस मूवी में से हटाने के लिए आपके एनवायरनमेंट में मुझे एक ऐसा ट्रिगर प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो ट्रिगर उस एंटेंगलमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप मूवी में ध्यान में है, लोग आसपास से जा रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा, छोटी मोटी आवाज हो रही है, आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन अगर यहीं बैठे बैठे अगर पैंट में चूहा घुस जाए, मुझे बताएं अब क्या ध्यान पिक्चर पे रहेगा? यस और नो? Because now this trigger is more powerful than the trigger that is there on the screen. अब आपके पूरे कॉग्निटिव रिसोर्सेज कहां चले जाएंगे? इस ट्रिगर पे चले जाएंगे। और जब तक आप उस चूहे से डील कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि मूवी में क्या हुआ। गेटिंग इट? ये तो मैंने चूहा तो बड़ा एग्जांपल दे दिया, आजकल तो फोन का एक नोटिफिकेशन ही काफी है। अभी मेरी क्लास में लगे हुए हो, जल्का सा फोन का रिंग बजेगा, फोन उठा के बात करने लगोगे, ठीक है? तो आप देखें कि अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस ट्रिगर्स पे चलती है, और ये ट्रिगर्स आपस में कॉम्पीट करते हैं। तो आपने देखा आपके ब्रेन में कई बार अलग अलग डिजायर्स आपस में कॉम्पीट कर रही होती हैं। तो आपकी लाइफ में कभी थॉट एज ए ट्रिगर काम कर रही है, कभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज ए ट्रिगर काम कर रहा है। और ट्रिगर्स का रोल ये होता है कि ट्रिगर आपकी अवेयरनेस को पकड़ने का प्रयास करते हैं। एंड इफ द ट्रिगर इज इंपॉर्टेंट इनफ, इफ द ट्रिगर इज स्ट्रॉन्ग इनफ, इट विल एंटेंगल योर अवेयरनेस, ये आपकी अवेयरनेस को एंटेंगल कर देगा। तो आपको पता है कि जब आप सपोज एक वरी में है, चिंता में लगे हुए हैं, ठीक है, कि आज मेरे इसने ऐसा बोल दिया, मेरे साथ में ये हो गया, अब आगे जाके क्या होगा, बच्चा टाइम पे आया नहीं है, 6 बजे का बोल के गया था कि 6 बजे घर आ जाऊंगा, मतलब बच्चा 6 बजे का बोल के जाए घर आ जाऊंगा, और पौने 5 पौने 6 तक मम्मी ठीक रहती है, 6 बजे तक भी ठीक रहती है, अब 6 बजे के 5 मिनट अगर हो गए, अब मम्मी का दिमाग चालू हो जाता है, मीटर चालू हो जाता है उसका। ठीक है? अब जो एक मम्मी का दिमाग जो चिंता कर सकता है, मतलब कि बहुत बड़ा टैलेंट चाहिए उस प्रकार की चिंता करने के लिए, राइट? तो अब वो सारे सिनारियो मम्मी क्रिएट करेगी, कहीं कोई उठा के तो नहीं लगेगा, गिर तो नहीं चला गया, ये तो नहीं हो गया, कहीं पे इसका ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, राइट? कोइंसिडेंस देखे, मम्मी का ही कॉल आ रहा है। मम्मी की बात। कैसा कोइंसिडेंस है ये तो तो अब जब आप देखें कि जब आप इस सिनारियो में हैं, जब आप इस लूप में हैं, अगर सडनली सपोज कि अगर किचन के अंदर कोई सामान गिर जाए जोर से और कुछ बिखर जाए, व्हाट विल हैपन? अब देखिएगा ध्यान से, अब सवाल यह है कि अब जब ध्यान, अवेयरनेस कहाँ चलेगी, जो घर में चीज गिरी उस पर अवेयरनेस चली गई, तो अब सवाल उठता है कि क्या जब आपका ध्यान यहाँ पे चला गया, तब भी क्या आपके ब्रेन में वो सिमुलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्या लगता है आपको, इज इट गोइंग ऑन? अगर आप पे ईईजी में लगा के रखता, इलेक्ट्रोएंसेलोग्राफी होती है, राइट, कि मैं अपनी रिसर्च में नियोफेनी के साथ मैं रिसर्च करता हूँ, तो अगर हम आपके ब्रेन पे ये लगा करके रखें, ठीक है, और जब आप चिंता कर रहे थे, तो आपके ब्रेन का एक पर्टिकुलर एरिया है जो एरिया सुपर एक्टिव था, उसमें फायरिंग चल रही थी पूरा, और पूरी केओटिक फायरिंग होती है जब आप उसमें होते हैं चिंता में, एक रीजन में केओटिक फायरिंग चल रही है आपकी। और जैसे बाहर आवाज आई और आपकी जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस उस बाहर की आवाज पे चली गई, तो क्वेश्चन उठता है कि क्या आपका दिमाग अभी भी चिंता कर रहा है और आपको पता नहीं चल रहा, या फिर चिंता रुक चुकी है? क्या लगता है आपको? पता है,
उस रीजन में ब्रेन एक्टिविटी बंद हो जाती है। यानी कि किसी भी थॉट को आपके ब्रेन में सस्टेन रहने के लिए आपके सारे कॉग्निटिव रिसोर्सेज वहां पे चाहिए, और कॉग्निटिव रिसोर्सेज कौन लेकर के जाता है? आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अटेंशन लेकर जाती है। सो it is not about mind control, it is only about controlling your awareness. ठीक है। तो जो लोग आपने देखे कंप्लेनिंग एटीट्यूड वाले होते हैं, ब्लेम वाले होते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी रियलिटी में से या किसी सिचुएशन में से अपना अवेयरनेस किस जगह पे डाल रखे हैं, जो कंप्लेनिंग पार्ट है उस पे इन्होंने अवेयरनेस डाल रखी है। दैट्स इट, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू सी द पॉजिटिव और द अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर लाइफ। क्लियर है? बट इजंट दैट अ न्यू इवेंट, न्यू इनपुट? हो सकता है, नया इनपुट भी हो सकता है, नई वरी भी हो सकती है, लेकिन वो तो बंद हो गई। यानी कि ये तो क्लियरली पता है कि आपके मन में किसी थॉट को या किसी वरी को सस्टेन करने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू लर्न टू कंट्रोल योर अवेयरनेस। यानी कि अगर आप किसी इंसान के प्रति जेलेसी महसूस कर रहे हैं, तो यानी कि आपके जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस उस सर्किट पे है जहां से ये जेलेसी पैदा हो रही है। लेकिन अगर आप अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट कर सकें, तो आप देखेंगे कि यू विल बी आउट ऑफ इट। सो बट लोग क्या करते हैं? पीपल आर ट्राइंग टू कंट्रोल द थॉट। नाउ यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द थॉट विद द थॉट। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता है, काम कर सकता है, कुछ लोगों के लिए काम करता भी है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉग्निटिवली आपकी जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो थोड़ी सी स्ट्रांगली डेवलप होनी चाहिए। तो आप देखें कि कई बार ज्यादातर तो जो हमारे ट्रिगर्स हैं, ये ट्रिगर्स ही हमारी अटेंशन को खींचते रहते हैं। जहां पे अटेंशन जाएगी वहां पे आपके कॉग्निटिव रिसोर्सेज जाएंगे। ओके। नॉलेज गेन करना एक पार्ट है, वन ऑफ द पार्ट है, क्योंकि पहला पार्ट कॉग्निटिव मास्टरी होता है ना। नॉलेज आपके अंदर बिलीफ पैदा करती है। ठीक है। नॉलेज क्या करेगी? आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ पैदा करती है कि दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर मी, सर्टेनिटी पैदा करती है। ठीक है जी। तो कन्वर्ट योर व्हाट इफ इनटू व्हाट इज। अपने व्हाट इफ को व्हाट इज में कन्वर्ट करें, पहला टेक्निक। तो कैसे करेंगे? नंबर वन, जब भी आप अपने आप को एंग्शियस देख रहे हैं, कोई एंग्शियसनेस आपके अंदर चल रही है, या फिर आप चिंता के पैटर्न में हैं, या फिर आप ओवर थिंकिंग के पैटर्न में हैं, उस टाइम पे आप क्या करें? अपने व्हाट इफ सिनारियो की जगह अपना पूरा अवेयरनेस कहाँ लेके आए? व्हाट इज हैपनिंग इन माय एनवायरनमेंट। अभी मेरे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है? यानी कि अपने इंटरनल फोकस को कहाँ डाल दें? एक्सटर्नल फोकस में डाल दें। स्पेशली हेल्थ एंजाइटी वाले अपने हार्ट की सेंसेशन को, बर्निंग सेंसेशन को, इसको प्रोसेस करने के बजाय व्हाट इज हैपनिंग इन माय एनवायरनमेंट। ठीक है। लाइट ऑन है, ऑफ है? ऑन है तो कितनी ऑन है? कितने कलर्स है मेरे एनवायरनमेंट के अंदर? व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन माय एनवायरनमेंट? ठीक है। तो अपनी अटेंशन को कहाँ डाल दें? व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। क्लियर? इसलिए आप देखते हैं कि आज माइंडफुलनेस पे इतनी रिसर्चेज हैं एंजाइटी को लेकर के। ये माइंडफुलनेस ही तो और क्या है। सो अपना पूरा ध्यान कहाँ डाल देंगे आप?
आप अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान डाल देंगे एंड एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं उस पे आप फोकस करने लगेंगे। तो अब क्या होगा, इंस्टेड ऑफ बिलीविंग योर नैरेटिव यू आर एक्चुअली रिकनेक्टिंग योरसेल्फ विद द रियलिटी। आप अपने नैरेटिव से कनेक्ट होने के बजाय आप कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी रियलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं। एंड द मोर यू विल कनेक्ट विथ योर रियलिटी यू विल सी दैट आप बेटर डील कर पाएंगे अपनी एंग्जाइटी को। ठीक है। सेम पेज लिखें अगर बात समझ में आई है तो। एक तरीका तो यह है कि अपनी व्हाट इफ को कहाँ कर दें, व्हाट इज में कन्वर्ट कर दें। एक तरीका और बताता हूं मैं, ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, मतलब लिखा पढ़ी वाला है, वो भी आप कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट एज वेल। इसे कहते हैं डी क्लटर टेक्निक। अप्लाई द डी क्लटर टेक्निक्स। ये बेसिकली ओवर थिंकिंग में काम आएगी आपको। तो जब भी आपको लगे कि मैं बहुत चीजों पे ओवर थिंक करता हूँ, बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजों पे जा रहा हूँ, अननेसेसरी पॉइंट्स पे सोच रहा हूँ, तो उस पॉइंट पे क्या करें, नंबर वन स्टेप ओवर थिंकिंग से डील करने का, डी क्लटर टेक्निक का जो नंबर वन स्टेप है वो राइट डाउन, राइट ऑन पेपर। पेन और पेपर लेकर के जो भी विचार आपके चल रहे हैं, जो भी ओवर थिंकिंग चल रही है, जस्ट स्टार्ट पुटिंग इट ऑन पेपर। इसको पेपर पे डालना शुरू कर दें। ठीक है, जो भी चल रहा हो इसको पेपर पे डालना शुरू करें। डन। इससे क्या होता है, जब आप अपने विचारों को एक पेपर पे डालते हैं, तो जब आप अपनी थॉट्स को डील कर रहे हैं तो कई बार थॉट्स में शेप नहीं है, साइज नहीं है, फॉर्म नहीं है, इनटेंजिबल है कंप्लीटली। तो कई बार हमारे लिए इनटेंजिबल को डील करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें खो जाना बड़ा लाजमी है। तो लेकिन जैसे ही आप अपनी थॉट्स को पेपर पे डालते हैं, यू आर एक्चुअली गिविंग बॉडी टू योर थॉट्स। एक जो फॉर्मलेस, विदाउट शेप, विदाउट फॉर्म जो एक चीज थी अंदर, वो अब पेपर पे आ गई है। जब वो आपके मन में थी तो शायद कोई देख भी नहीं सकता था उसे, अब शायद कोई और देख भी सकता है और उससे कुछ समझ भी सकता है, उससे का प्रभाव भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट ये नहीं है कि आपको किसी को दिखाना है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू राइट इट। आपको लिखना है और अपने पेपर पे लिख देना है। अभी मैं, आपने देखा मैंने पॉडकास्ट शूट करना चालू किया है, तो निखिल चंदवानी करके, डॉक्टर निखिल चंदवानी है मेरे जो उस गेस्ट आए वहां पे। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, पद्मश्री नॉमिनी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम पे सबसे कम उम्र में पीएचडी ले लेने का। तो वो एक अपनी कम्युनिटी चलाते हैं, जिस कम्युनिटी में वो सुसाइड और डिप्रेशन को राइटिंग के जरिए हील करते हैं। ठीक है। तो उनमें एक प्रोसेस है, वो है राइटिंग का प्रोसेस। कि जरूरी नहीं कि आपको किसी को पढ़ाना है, इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई आकर के उसे पढ़ेगा या दिखाना, ऐसी राइटिंग नहीं। जस्ट वो राइटिंग जिसमें आपने दिमाग को बस खाली कर दिया है एंड यू हैव जस्ट पुट इट ऑन द पेपर। पेपर पे डाल देने का मतलब है कि आप उसको एक बॉडी दे दे रहे हैं, एक शरीर दे दे रहे हैं। यू आर क्रिस्टलाइजिंग योर थॉट्स। आप अपने थॉट को क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। इससे देखिएगा हल्का भी महसूस होगा और क्रिएटिव स्पेस भी बनेगी। पॉडकास्ट का दोस्तों आएगा 1 जुलाई को एपिसोड लॉन्च होगा। इट विल लॉन्च ऑन 1 जुलाई। जया किशोरी जी वाला 1 तारीख को लॉन्च होगा। बाकी भी आते रहेंगे। सेकेंड स्टेप लिखें, एक बार सब आपने पेपर पे लिख दिया, उसके बाद में अगला स्टेप देखें। यस, स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल रहेगा। यूट्यूब, स्पॉटिफाई और
इंस्टाग्राम पे भी आते रहेंगे। सेकंड देखें जरा दोस्तों, पेपर पे लिख लिया आपने। पेपर पे लिखने के बाद में अब जो भी पेपर पे आ गया, इसको आपने केओटिकली लिखा या क्रिएटिवली लिखा, कैसे भी लिखा हो, अब सेकंड स्टेप आपका है कि जो भी चीजें आपने लिख दी यहाँ पे, जिसके भी लिए आप वरीड हैं या जिसके लिए भी ओवरथिंक कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में सर्कल कर लें, कंट्रोल एंड नो कंट्रोल। क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूं और क्या मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि मोस्टली हम लोग ऐसी चीजों के बारे में चिंता कर रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। आज मेरा एग्जाम का कल रिजल्ट आने वाला है, आज मैं चिंता कर रहा हूँ, ठीक है। क्या अब रिजल्ट मेरे कंट्रोल में है? मैं चिंता कर रहा हूँ कि आज मीटिंग में जाना है, रास्ते में बरसात ना हो जाए, ए भगवान बरसात होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, बरसात हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, ऑडिटोरियम में लोग ही नहीं पहुंचेंगे, पूरी बैंड बज जाएगी इवेंट की। ये अगर कर रहा हूं तो बरसात मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट। तो आप कई बार तो ये देखेंगे कि आप बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर के, लोगों को लेकर के या किसी आउटपुट को लेकर के परेशान हो रहे हैं जहां पे कंट्रोल आपके हाथ में ही नहीं है। यू डोंट हैव द कंट्रोल, राइट। जिन चीजों पे कंट्रोल नहीं है उन चीजों को क्या करना है, उन चीजों को लेट गो करें। क्या करना है, लेट गो। First, identify and label them as I cannot control this. This is the output which I cannot control. Okay. और अब आपको क्या करना है, लेट गो करना है। लेट गो कैसे होता है? लेट गो बड़ा सिंपल प्रोसेस है लेट गो करने का। यू हैव टू इनहेल स्टिलनेस, स्टिलनेस को इनहेल करना है और चिंता को एक्सहेल करना है। यू कैन गिव अ कलर, स्टिलनेस को आप कलर दे सकते हैं, जैसे पर्पल कलर आपने दे दिया, स्टिलनेस इज पर्पल कलर। ओके। एंड जो वरी है वो ब्लैक कलर। जो भी आपको लगता है आप अपना कलर चूज करें, सबका कलर से अलग अलग मीनिंग निकलता है। तो आपने पर्पल को इनहेल किया एंड एक्सेल कर दिया ब्लैक को। यू आर लेटिंग गो द थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, एंड जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको क्या करें, टेक एक्शन। या तो एक्शन ले लें या फिर स्केड्यूल एक्शन, स्केड्यूल कर दें, पार्क कर दें आइडिया को। इसलिए वरी स्केड्यूलिंग एक टेक्निक होती है कि इवन आप चाहें ना तो आप चिंता को भी स्केड्यूल कर सकते हैं। कि सपोज आप कभी चिंता कर रहे हैं किसी चीज पे और बहुत चिंता कर रहे हैं, तो आप अगर सिर्फ कहीं पे लिख दें कि मुझे इस टॉपिक पे चिंता हो रही है और अब इस टॉपिक पे मैं जो चिंता है शाम को 5 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक करूंगा, एंड जस्ट पुट इट ऑन योर पेपर, एंड यू विल सी दैट सडनली योर ब्रेन विल बी मोर रिसेप्टिव। एंड जैसे जैसे इस एक्सरसाइज को आप इंटीग्रेट करेंगे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और अगर अभी मुझे किसी चीज की चिंता हो रही है तो आप देखें कि मैं तो 3-3 कंपनियां चलाता हूँ, राइट, 3 कंपनी चलाता हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे प्रोग्राम चलते हैं। जस्ट एक प्रोग्राम बिजनेस का लिया होता है, उसके 5 मिनट बाद दूसरा कोई एग्जाम एंजाइटी का चल रहा है, कोई तीसरा प्रोग्राम अभी मैं दिल्ली गया था, होंडा की टॉप लीडरशिप के लिए प्रोग्राम था, वहां लीडरशिप का प्रोग्राम लिया, उसके तुरंत बाद कोई ऑथर की रिव्यू मीटिंग थी, उसके बाद कोई वेलनेस का। तो कई बार तो इतना स्विच होता है कि जस्ट 5 मिनट बाद ही टॉपिक बिल्कुल चेंज हो रहा है। कई बार चैलेंजेस हैं, आप बिजनेस ऐसे रन नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग आपके साथ में चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो हाउ डू यू मैनेज? आप जब कैमरा खोल के अपने स्टूडेंट के सामने हैं तो अपना बैगेज बाहर कैसे रख के आएंगे आप, राइट। तो अगर कोई चिंता है तो स्केड्यूल कर दो कि ये रात को 11 से 11:30 बजे में देखी जाएगी, ये सब्जेक्ट तब डील किया जाएगा, खत्म। समझ गए जी? दिस इज कॉल्ड वरी स्केड्यूलिंग। अपनी चिंता, अपने टेंशन के टाइम को स्केड्यूल कर दें, और बहुत सारे केसेस में स्केड्यूल किया जा सकता है, राइट। तो कोई इंसान अभी बैठ करके चिंता कर रहा है कि भाई कल प्रोग्राम में जाना है, क्या क्या पहनूंगी, क्या पहनूंगा, शादी का फंक्शन है, ये है वो है, अभी चिंता कर रहा है बैठ करके। अब ये आप स्केड्यूल कर सकते हो,
वीडियो बनाना है आपको, या फिर कोई शूट करना है, या फिर और कोई आपकी चिंता का विषय है जिसे आप स्केड्यूल कर सकते हैं, तो यू जस्ट हैव टू स्केड्यूल इट, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। और ये पूरा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का प्रॉपर प्रोसेस है, ये टेक्निक है, बकायदा एज ए टेक्निक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो देखें, कंट्रोल एंड नो कंट्रोल। नो कंट्रोल को क्या करना है, लेट गो कर देना है। वैसे जैसे ही आप नो कंट्रोल को लेबल कर देंगे ना, लेबल करने से ही काम बन जाता है कि आपने लेबल में डाल दिया है। और इसका एक और फायदा देखेंगे, जब आप पेपर पे लिखते हैं ना दोस्तों, ठीक है, जब आप लिखते हैं तो यानी कि आपकी जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस अब पेपर पे आ चुकी है, आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अब एक्टिवेट हो चुकी है। जब भी आप वरी करेंगे तो आपकी राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होती है, और जब आप प्लानिंग करते हैं तो लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होती है। तो यानी कि अब डिफरेंट कॉग्निटिव रिसोर्सेज हैं जो इंगेज हो रहे हैं, एनालिसिस हो रहा है, रीजनिंग हो रही है, क्लासिफिकेशन हो रहा है, लेबलिंग हो रही है, राइट। यानी कि डिफरेंट कॉग्निटिव रिसोर्सेज लग रहे हैं। तो अब आपका जो ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम है उसमें आप नहीं है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में नहीं है आप, वो लूप आपने ब्रेक कर दिया है। क्लियर है सभी को? सो फर्स्ट क्या है, डीक्लटर में क्या करेंगे, नंबर वन इज यू विल राइट ऑन पेपर जो भी, और सोच सोच के लिखते समय ऑर्गेनाइज नहीं करना है कि ये कंट्रोल नहीं कर सकता, ये कंट्रोल कर सकता हूं, लिखते समय नहीं लिखना। तो जैसे जैसे विचार आया वैसे लिख डालें सब कुछ। क्योटिक होना चाहिए, बिल्कुल क्योटिक, कोई सीक्वेंस नहीं, नथिंग, जस्ट। और आप देखेंगे कि क्योटिकली जब लिखेंगे, सीक्वेंसली नहीं, क्योटिकली लिखना है, मतलब जो आ रहा है उसको लिख डालना है। आप देखेंगे कि सडनली थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि अब और क्या है जिसकी मुझे चिंता है, व्हाट एल्स इज लेफ्ट, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सेकंड है क्लासिफिकेशन, थर्ड है लेबल। क्लासिफिकेशन एंड लेबल दोनों साथ में हो सकते हैं कि क्या कंट्रोल में, क्या आउट ऑफ कंट्रोल है, दोनों कर लिया आपने। जो नहीं कंट्रोल में उसको लेट गो किया। लेट गो में पहला लेबल इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज जस्ट इनहेल, कि इनहेल द स्टिलनेस, रिलैक्सेशन को इनहेल करना है, चिंता को एक्सहेल कर देना है। See, sometimes it is important to let go the need to control everything. हम सर्वाइवल के चलते हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, कभी लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, कभी आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल की नीड इतनी हो जाती है कि आप गाँव में देखें कि लोगों को लड़का चाहिए, उस लड़के पैदा करने की चीज को कंट्रोल करने के लिए कई बाबाओं के पास चले जाते हैं, भभूत पीने लगते हैं, हवन करने लगते हैं कि ये सब कुछ कुछ करने से लड़का हो जाएगा। मतलब द नीड टू कंट्रोल आउटकम इज सो हाई। तो कई बार आपका जो अंधविश्वास पैदा होता है, वो बहुत बार आपका अंधविश्वास पैदा होगा फ्रॉम योर नीड टू कंट्रोल आउटपुट। क्लियर? यू हैव टू लेट गो, you have to learn to let go the need to control. You have to accept the uncertainty that we are living in a life, and this life is full of uncertainty. You have to embrace it, you don't have to run away from it. और बात देखिए सिर्फ एक्सेप्टेंस की है, यस और नो। आप जब अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एडवेंचर बन जाता है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो डर बन जाता है। यही तो फर्क है, और क्या है बताइए। जब बंदा स्काई डाइविंग कर रहा है, जैसे मैं लास्ट ईयर दुबई में स्काई डाइविंग करने के लिए गया, ठीक है, आई थिंक हम 14,000 फीट टाइप ऊपर थे, 14,000 16,000 फीट ऊपर, ठीक है। अब नीचे पूरी ट्रेनिंग हो गई, थोड़ा बहुत हमें बता दिया कि क्या कैसे करना है क्या नहीं करना है। अब सूट वूट जो चीजें पहनानी थी हमें पहना दी, ट्रेनिंग हो गई, वीडियो ले लिया, हमारे कंसेंट फॉर्म भरवा दिया, कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है। अब फॉर्म भरते समय हल्की सी ट्रेमलिंग होती है कि ये क्या लिखवा रहा है भाई। अब वहां तक भी ठीक है, अब आपको प्लेन में बिठाते हैं,
प्लेन में बिठा करके प्लेन को ऊपर ले जाते हैं, गेट खुला हुआ है, आपको बांध के रखा है, एक एक करके बंदा कूदता है, आपका नंबर आने वाला है, एक गया, दूसरा गया, और लोग जाते नहीं है, वहां तक आने के बाद भी पकड़ लेते हैं, जाना नहीं चाहते हैं, घबराए हुए हैं। ऐसा आपका एनवायरनमेंट पूरा बहुत सारे लोगों का पैनिक का है। एक बंदा फोटो लेने के लिए कूद रहा है और एक बंदा है जो आपको लेकर के कूद रहा है। ठीक है, क्या अंतर है बताइए? डर और एडवेंचर में क्या अंतर है? डर और एडवेंचर में सिर्फ एक्सेप्टेंस का। द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर फियर्स इट विल बिकम एडवेंचर फॉर यू। जब आप उस कॉर्नर पे आते हो ना, 15-16 हजार फीट ऊपर सिर्फ बादल दिख रहे हैं और ऐसी ठंड है, भयंकर ठंड है, तो हार्ट पाउंड करने लगता है आपका। ठीक है, लेकिन फिर जब आप कूद जाते हो तो कुछ ही सेकंड का फ्री फॉल रहता है, लेकिन उस फ्री फॉल के अंदर जो जो लिबरेशन होती है, मतलब आप समझिए कि एक ही बार में अगर कभी एंजाइटी है तो पूरी निकल जाएगी आपकी। एक स्कूबा कर डालो और एक स्काई स्काई डाइविंग कर डालो। तो मतलब दैट इज द मोमेंट कि जब इन चीजों को आप, अभी मैं आपको जिन्होंने नहीं एक्सपीरियंस किया उनके लिए थ्योरी लगेगी, राइट? लेकिन आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के जिस पल आपने अपना सबसे बड़ा डर ओवरकम किया होता है, दैट इज योर बिगेस्ट मोमेंट ऑफ फ्रीडम। उसी पल में आपने सबसे ज्यादा आजादी को अनुभव किया होता है। The moment you are facing your highest fear, your biggest fear, that is the moment of your biggest freedom as well. एक्सेप्टेंस की तो अंतर है बस। तो ये अंडरस्टैंडिंग रखें। ये अंडरस्टैंडिंग आपको कहाँ मदद करेगी? लेटिंग गो में मदद करेगी। इट विल हेल्प यू टू लेट गो। लेट गो व्हाट? लेट गो the need to be in control always, to be in control of people around you, to be in control of the output, to be in control of life situations. Sometimes you just have to give up this need to control. ठीक है, क्योंकि देखिए आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप नहीं कर सकते। अब आप या तो सफरिंग कर लें या एक्सेप्ट कर लें। या तो सफर करते रहें, सफरिंग पैदा होगी, राइट? बट विथ इंटेंट। आप इस एक्सरसाइज को अगर रेगुलरली करते हैं तो आप देखेंगे इट विल बिकम वेरी इजियर फॉर यू। आपके लिए आसान होने लगेगा। ये शुरुआत में ऑफ कोर्स मुश्किल रहेगा, but with time you will see that you will learn to let go. ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर लें, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें दैट लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, लाइफ इज फुल ऑफ अननोन थिंग्स। अनिश्चितताओं से भरे है जीवन, जीवन का मतलब ही अनिश्चितताएं हैं। मगर मुझे मनुष्य की प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, यही मनुष्य जब हॉरर पिक्चर देखने जाता है, सस्पेंस की पिक्चर देखने जाता है, तो इस सस्पेंस की पिक्चर के अंदर अगर प्रिडिक्टेबल चीजें हो जाए तो ये बोर हो जाता है, कहता है ये तो पहले से ही पता है ऐसा होने वाला है। लेकिन अगर कुछ पता ना चल रहा